यह कहानी लेखक की अपनी भावनाओं के द्वारा लिखी गई है। इस कहानी को सुनकर आप अपना मनोरंजन कर सकते हैं। इस कहानी में दर्शाए गए पात्र, उत्पादन और घटनाएं सभी काल्पनिक हैं। कहानी किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं और परंपराओं का अपमान नहीं करती है। यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। दोस्तों, सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, क्योंकि हम इसे बहुत ही मेहनत से बनाते हैं और आप बिना लाइक और सब्सक्राइब किया ही चले जाते हैं। प्लीज प्लीज प्लीज, यह आपका प्यार होगा हमारे लिए। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए, जिससे हमें लगेगा कि हमारी मेहनत व्यर्थ नहीं जा रही है। वृत्तिका उसके सर पर हल्का सा मारती है। अब वैशु का जिक्र होते ही लाइन मारना मत शुरू कर, तेरा और उसका कुछ नहीं होगा। तुझे तो वो अब बिल्कुल पसंद भी नहीं है ना, तो नाटक क्यों कर रहा है। वृत्तिका उसके इरादे भांप लेती है। यार वृत्ति, मैं तो मजाक कर रहा हूँ, और वैसे भी उसका और मेरा तो कोई मैच नहीं है। तू कहे तो उससे राखी बंधवा लूं जैसे तू मुझे बांधती है, लेकिन उसे मैं कोई गिफ्ट नहीं दूंगा। वो मुझे चिढ़ाती रहती है। आर्यन मुंह बनाते हुए कहता है। तब तक डिनर आ जाता है और वेटर खाना सर्व कर वहां से चला जाता है। तुम दोनों की लड़ाई तुम जानो, मुझे बीच में मत खुदाओ। और मुझे तो ये समझ नहीं आता, आखिर तुम दोनों जब भी बात करते हो लड़ते हुए क्यों करते रहते हो। मैं कुछ नहीं करता, वो ही नेचुरी है। बचपन से आदत है उसकी मुझे चिढ़ाने की। तू देखना अब भी तैयार बैठी होगी वो नया पैंतरा लेकर। बचपन में मैंने उसे प्रपोज क्या कर दिया बचपने में, वो तो अपने आप को हुस्न परी समझने लग गई। तब से लेकर आज तक उस बात के लिए मैं ताने सुनता हूँ उसके। हो गई थी गलती, मुझे क्या पता था किस मुसीबत को गले लगा रहा हूँ। उसके बाद से किसी लड़की को प्रपोज करने की हिम्मत नहीं हुई मेरी, इतना हैंडसम होते हुए भी। रिजेक्शन से ज्यादा तो मुझे तानों का डर लगता है। आर्यन तो मानो वृत्तिका के सामने अपने दिल की भड़ास निकाल रहा था। अच्छा ठीक है, शांत हो जा। अब घर जाएंगे ना तो मैं वैशु को तुझे तंग नहीं करने दूंगी, प्रॉमिस। अब चुपचाप डिनर कर। वृत्तिका उसका बच्चों जैसा मुंह देख पिघल जाती है। तू मेरी सबसे अच्छी दोस्त है वृत्ति, मैं तो गर्लफ्रेंड भी तुझसे पूछ कर ही बनाऊंगा कभी। चल अब खाना खाते हैं, भूख लगी है। ऐसा बोल आर्यन खाने पर टूट पड़ता है। जैसी तेरी हरकतें हैं ना, मुझे नहीं लगता कोई तेरी गर्लफ्रेंड बनेगी, वृत्तिका उसे टोंट मारते हुए कहती है। यार वृत्ति ऐसे मत बोल, मैं तो तेरे भरोसे बैठा हूँ कि तू मेरी कोई तो गर्लफ्रेंड बनवा देगी। आर्यन मुंह में खाना ठूसे ही धीरे धीरे बोलता है। अच्छा ठीक है, अब रो मत, चुपचाप खाना खा ले, बनवा दूंगी। तू भी क्या याद रखेगा। ऐसा बोलते हुए वृत्तिका मुस्कुरा देती है। आर्यन के चेहरे पर खाना खाते हुए स्माइल आ जाती है। तो मेरी सच्ची दोस्त है, बाकी दुनिया तो मोह माया है। गुस्सा मत दिला आर्यन, तुझे पता है मैं डिनर छोड़कर भी जा सकती हूँ, बीच में वृत्तिका उसे डांटते हुए कहती है। खाना खाने के कुछ देर बाद एक वेटर वाइन की बोतल लेकर आता है और वहां टेबल पर रख देता है। आर्यन खुद 2 गिलास में वाइन सर्व करता है और एक वृत्तिका की तरफ बढ़ाता है। वृत्तिका उसे ऑर्डर देते हुए कहती है, तुम्हारे लिए एक सिप लास्ट है, उससे से ज्यादा नहीं। अगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी तो मैं क्या करूंगी मुझे भी नहीं पता। वृत्ति प्लीज ना यार, आज तो पी लेने दे मुझे, वैसे भी फिर तो तू मुझे यहाँ से भगा रही है। आर्यन मुंह बनाते हुए कहता है। नहीं आर्यन बोल दिया ना, ज्यादा जिद की तो ये भी नहीं मिलेगी। लेकिन आर्यन एक झटके में पूरे ग्लास को खत्म कर देता है। वृत्तिका बस आंखें पड़े उसे देखती रहती है। फिर वो ऋतिक की तरफ अपने दांत दिखाता है। तभी आर्यन को खांसी चलती है, लेकिन टेबल पर पानी नहीं होता है, तो वृत्तिका जल्दी से अपनी सीट से उठ जाती है और काउंटर की तरफ बढ़ती है। लेकिन पीछे से आर्यन अपने गिलास को एक बार और फिल कर लेता है और वृत्तिका के आने से पहले उसे भी गटक जाता है। वृत्तिका पानी लेकर आती है, तब तक उसकी नजर वाइन की बोतल पर जाती है। वाइन की बोतल आधी हो रखी थी। वो आंखें दिखाकर आर्यन से कहती है, तो तुमने मेरी बात नहीं सुनी ना। इस वक्त आर्यन के ऊपर उसके गुस्से का कोई असर नहीं हो रहा था, क्योंकि उसके ऊपर वाइन चढ़ चुकी थी और उसकी आंखें हल्की लाल हो जाती है। वृत्तिका अपना पर्स ले लेती है और उसे ऑर्डर देते हुए कहती है, चलो यहाँ से। आर्यन बस छोटे बच्चों की तरह उसके पीछे पीछे चलने लगता है, लेकिन चलते चलते वो झूलता रहता है, क्योंकि उसे नशे में सीधा चलने में प्रॉब्लम हो रही थी। पार्किंग एरिया में आर्यन जाकर गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है, जिसे देख वृत्तिका उसे घूरती है। तुम पागल हो, इस हालात पर तुम ड्राइविंग करोगे। वृत्ति, तुम गाड़ी की बात कर रही हो, मैं तो अभी प्लान भी उड़ा सकता हूँ, तुम बैठो तो सही। अब देखना मेरा जलवा, कैसे 10 मिनट में तुझे कॉलेज छोड़ता हूँ। कॉलेज? तुम मुझे कॉलेज क्यों छोड़ोगे, कॉलेज ही तो जाती हो तुम वृत्ति। वो फूल वाला लड़का वही तो मिलेगा, मुझे भी मिलवाना उससे। मुझे देखना है आखिर कौन है जिसे ये साइको वोल्केनो पसंद आई है। वृत्तिका के समझ ही नहीं आ रहा था कि ये लड़का उसे क्या बोल रहा है। तुम्हारा दिमाग ठीक है आर्यन? मेरा तो ठीक है वृत्ति, लेकिन उस बेचारे का खराब हो गया है, उसका ठीक करना है। तुझे पता है ना वैशु, वो नेचुरी मुझे अब तक तंग करती है बचपन वाली बात पर। वैसे ही तू भी उस वेद, अरे क्या नाम था उसका, छोड़ो, फूल वाला लड़का ही ठीक है। हाँ तो मैं क्या बोल रहा था, जैसे वैशु मुझे अब तक तंग करती है, तू भी उस फूल वाले लड़के को तंग करेगी। ऐसा बोलते हुए आर्यन झूठ मूठ का रोना रोने लग जाता है। वृत्तिका को पता था आर्यन ड्रामा कर रहा है रोने का, लेकिन वो अभी उसे कुछ भी बोल ले आर्यन को फर्क नहीं पड़ेगा, ये बात वो जानती थी। अच्छा मैं नहीं करूँ तंग उसे, प्रॉमिस वृत्ति। आर्यन अपना हाथ आगे करते हुए कहता है। वृत्तिका भी बेचारी फंस चुकी थी, तो वो आर्यन के हाथ पर हाथ रख देती है। प्रॉमिस आर्यन, अब चुपचाप गाड़ी से उतरे और साइड वाली सीट पर बैठो, अब मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, बहुत हो गया तुम्हारा। वृत्तिका लगभग गुस्से में कहती है। उसकी बात सुन आर्यन चुपचाप कर गाड़ी से उतर जाता है और साइड वाली सीट पर जाकर बैठ जाता है। वृत्तिका ड्राइविंग सीट पर बैठ जाती है और गाड़ी स्टार्ट कर देती है। कुछ देर बाद वृत्तिका गाड़ी को आर्यन के होटल के सामने पार्क करती है और आर्यन की तरफ देखती है, जिसकी आंखें लगभग बंद होने वाली थी। जाओ और चुपचाप जाकर सो जाना, कल मैं तुम्हें पिक करने आ जाऊंगी। वृत्ति, यार मुझे मत भेजना, मैं यही रहना चाहता हूँ, मुझे दिल्ली छोड़कर नहीं जाना है, मुझे दिल्ली से खास प्यार हो गया है। आर्यन बहाने बनाते हुए कहता है। आर्यन, एक बार सब ठीक हो जाए फिर तू आराम से आकर दिल्ली में बस जाना, मैं तुझे मना नहीं करूंगी, अभी फिलहाल के लिए जिद छोड़ दे। कितनी मुश्किल से मनाया था मैंने तुम्हें वापस जाने को। अब मैं अंकल से बात कर चुकी हूँ, तुम यहाँ से जा रहे हो और मैं इसके आगे भी कुछ नहीं सुनूंगी। अब चुपचाप जाओ और अपने रूम में जाकर सो जाओ। ठीक है मैं जा रहा हूँ, जब देखो डांटती रहती हो, मेरी क्यूट सी शक्ल पर दया भी नहीं आती तुझे। ऐसा बोल आर्यन गाड़ी से उतर जाता है और वहां से डगमगाते हुए चला जाता है। वृत्तिका को उसकी चाल पर भरोसा नहीं होता है, इसलिए वो गाड़ी से उतरकर धीरे धीरे उसके पीछे पीछे जाती है ताकि वो रूम तक पहुंच जाए। जब आर्यन रूम के अंदर घुस जाता है तो वृत्तिका आकर वापस गाड़ी पर बैठ जाती है और वहां से निकल जाती है। वृत्तिका घर पहुंचते ही बेड पर लेटती है तो उसकी नजर अपने दूसरे फोन पर जाती है जो घर ही रखा था। वृत्तिका का हाथ फोन को स्क्रीन पर जाता है। जैसे ही वो स्क्रीन ऑन करती है उस पर 15 मिस कॉल्स देख वो एक झटके से खड़ी हो जाती है। इतने मिस कॉल, वो भी इतनी रात को, मेरे समझ नहीं आता, जब ये फोन मेरे पास नहीं होता तभी सबको कॉल करना होता है क्या। वृत्तिका जल्दी से कॉल लॉग्स ओपन करती है तो काव्या के मिस कॉल्स थे। आधे घंटे पहले वो लगातार उसे कॉल कर रही थी, लेकिन उसका फोन वो घर ही छोड़ गई थी।
वृत्तिका जल्दी से काव्या के नंबर पर वापस कॉल करती है। 2-3 रिंग के बाद काव्या फोन उठा लेती है तो वो रोते हुए बोलती है, श्री तू फोन क्यों नहीं उठा रही थी? मैं कब से तुझे कॉल कर रही थी। क्या हुआ काव्या, और तू रो क्यों रही है? श्री परेशान होते हुए पूछती है। श्री, जिया का एक्सीडेंट हो गया है, मैं उसे सिटी हॉस्पिटल लाई हूँ। काव्या की आवाज भारी हो गई थी। श्री ये सुनकर झटके से खड़ी हो जाती है। क्या एक्सीडेंट? लेकिन कैसे? तुम लोग क्या करती रहती हो, ध्यान नहीं रख सकती क्या अपना? कैसे हुआ? अभी कैसी है जिया? श्री बहुत परेशान हो जाती है काव्या की बात सुनकर। श्री, वो हम खाना खाने के बाद कुछ देर पीजी से बाहर घूमने निकले थे तो रास्ते में एक स्पीड से आ रही गाड़ी ने जिया के टक्कर मार दी। तब मैं ही थी उसके साथ, तो मैंने तुझे कॉल किया। जब तूने कॉल नहीं उठाया तो मैंने सिद्धार्थ और देव को कॉल किया था। विधान, सिद्धार्थ और देव यही हॉस्पिटल ही है मेरे साथ। काव्या श्री को पूरी बात बताती है। कैसी है जिया? तूने घर पर बताया जिया की फैमिली में से किसी को? श्री पूछती है। नहीं, अभी मैंने बस तुझे बताया है। एक बार जिया को होश आ जाए फिर घर पर कांटेक्ट करूंगी, वो परेशान हो जाएंगे सब। काव्या रोते हुए कहती है। जिया कैसी है? डॉक्टर ने क्या बोला? उसके सर पर चोट आई है, लेकिन अभी उसे होश नहीं आया। मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। श्री, काव्या का रोना तेज हो जाता है। अब तू रोना बंद कर, मैं अभी आ रही हूँ, परेशान मत हो। श्री जल्दी से रूम से बाहर निकलते हुए कहती है। जल्दी आ श्री, मुझे बहुत डर लग रहा है। काव्या बोलती है। तू रोना बंद कर यार काव्या, मैं जल्दी आ रही हूँ, ओके। इतना बोल श्री फोन काट देती है और जल्दी से गाड़ी स्टार्ट कर निकलती है। CH44 इसने श्री को वृत्ति क्यों कहा? वृत्तिका जल्दी से काव्या के नंबर पर वापस कॉल करती है। 2-3 रिंग के बाद काव्या फोन उठा लेती है तो वो रोते हुए बोलती है। श्री, तू फोन क्यों नहीं उठा रही थी? मैं कब से तुझे कॉल कर रही थी। क्या हुआ काव्या, और तू रो क्यों रही है? श्री परेशान होते हुए पूछती है। श्री, जिया का एक्सीडेंट हो गया है, मैं उसे सिटी हॉस्पिटल लाई हूँ। काव्या की आवाज भारी हो गई थी। श्री ये सुनकर झटके से खड़ी हो जाती है। क्या एक्सीडेंट? लेकिन कैसे? तुम लोग क्या करती रहती हो, ध्यान नहीं रख सकती क्या अपना? कैसे हुआ? अभी कैसी है जिया? श्री बहुत परेशान हो जाती है काव्या की बात सुनकर। श्री, वो हम खाना खाने के बाद कुछ देर पीजी से बाहर घूमने निकले थे तो रास्ते में एक स्पीड से आ रही गाड़ी ने जिया के टक्कर मार दी। तब मैं ही थी उसके साथ, तो मैंने तुझे कॉल किया। जब तूने कॉल नहीं उठाया तो मैंने सिद्धार्थ और देव को कॉल किया था। विधान, सिद्धार्थ और देव यही हॉस्पिटल ही है मेरे साथ। काव्या श्री को पूरी बात बताती है। कैसी है जिया? तूने घर पर बताया जिया की फैमिली में से किसी को? श्री पूछती है। नहीं, अभी मैंने बस तुझे बताया है। एक बार जिया को होश आ जाए फिर घर पर कांटेक्ट करूंगी, वो परेशान हो जाएंगे सब। काव्या रोते हुए कहती है। जिया कैसी है? डॉक्टर ने क्या बोला? उसके सर पर चोट आई है, लेकिन अभी उसे होश नहीं आया। मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। श्री, काव्या का रोना तेज हो जाता है। अब तू रोना बंद कर, मैं अभी आ रही हूँ, परेशान मत हो। श्री जल्दी से रूम से बाहर निकलते हुए कहती है। जल्दी आ श्री, मुझे बहुत डर लग रहा है। काव्या बोलती है। तू रोना बंद कर यार काव्या, मैं जल्दी आ रही हूँ, ओके। इतना बोल श्री फोन काट देती है और जल्दी से गाड़ी स्टार्ट कर निकलती है। श्री जल्दी से सिटी हॉस्पिटल पहुंचती है। कार पार्क कर श्री जल्दी से हॉस्पिटल रिसेप्शन की तरफ बढ़ती है। एक्सक्यूज मी, आप बता सकती है जिया शर्मा किस रूम में एडमिट है? वहां खड़ी एक नर्स श्री की बात सुनती है और उसकी तरफ देखती है। 1 मिनट रुकिए, लेट मी चेक। वो नर्स लैपटॉप में पेशेंट की लिस्ट चेक करती है और फिर श्री की तरफ देखती है। आप 3rd फ्लोर पर चली जाइए। उनकी बात सुन श्री जल्दी से लिफ्ट की तरफ भागती है। 3rd फ्लोर पर पहुंचकर श्री जल्दी जल्दी हर रूम में चेक करती है कि उसे जिया दिख जाए। तब उसे सामने से सिद्धार्थ खड़ा हुआ दिखाई देता है तो श्री भागकर उसके पास जाती है। कैसी है जिया? कहाँ है? डॉक्टर ने क्या बोला? सिद्धार्थ को श्री को वहां देख बिल्कुल हैरानी नहीं होती है क्योंकि काव्या ने उसे बता दिया था कि श्री हॉस्पिटल आ रही है। सिद्धार्थ श्री की तरफ देखते हुए बोलता है। रिलैक्स श्री, वो अब ठीक है, उसके सर में चोट आई है, अभी उसे पेन किलर दिया है तो आराम कर रही है। मुझे जिया को देखना है, तुम मुझे उसके पास लेकर चलो, श्री सिद्धार्थ से कहती है। सिद्धार्थ पास के एक रूम में लेकर जाता है जहां जिया आराम कर रही थी। उसके सर पर पट्टी बंधी हुई थी और हाथों पर हल्की फुल्की खरोंचे थी जिस पर ऑइंटमेंट लगी हुई थी। श्री उसे ठीक देखकर चैन की सांस लेती है। काव्या की एक्सीडेंट की बात सुन मैं तो डर ही गई थी। थैंक गॉड जिया ठीक है। तब सिद्धार्थ और श्री दोनों रूम से बाहर आते हैं क्योंकि वह जिया को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे, वह अभी रेस्ट कर रही थी। वहां बाहर विधान, देव और काव्या भी खड़े हुए थे। श्री उनकी तरफ देखती है तो काव्या दौड़ते हुए श्री के गले लग जाती है। श्री को किसी का गले लगना बिल्कुल पसंद नहीं था। आर्यन ये बात अच्छे से जानता था लेकिन श्री अपने दोस्तों को कुछ नहीं बोलती थी। काव्या रोना बंद करो, जिया ठीक है ना? वैसे तुमने उसके घर पर इन्फॉर्म किया? श्री काव्या से पूछती है। काव्या श्री से अलग होती है। नहीं, मैंने घर पर नहीं बताया, मैं इतनी रात को उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। हम सुबह बता दे। काव्या श्री की तरफ देखते हुए कहती है। ओके, अभी तुम रोना बंद करो, श्री उसके आंसू पोंछते हुए कहती है। तब वहां डॉक्टर आते हैं। देखिए अभी पेशेंट बिल्कुल ठीक है, उन्हें आराम करना चाहिए, आप सब अब घर जा सकते हैं। हॉस्पिटल में एक साथ इतने रुकना अलाउड नहीं है, आप चाहे तो 1 या 2 जाने यहाँ रुक सकते हैं। इतना बोल डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। काव्या जल्दी से बोलती है। मैं यहीं रुक रही हूँ, तुम सब जाओ। अपनी हालत देखी तुमने, रो रो कर आंखें सुजा ली है, चुपचाप रूम पर जाकर रेस्ट करो, श्री उसे ऑर्डर देते हुए कहती है। काव्या उसकी बात ना में सरल हिलाती है तो सिद्धार्थ श्री की बात का सपोर्ट कर कहता है। श्री बिल्कुल ठीक कह रही है काव्या, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, तुम चलो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। फिर श्री बोलती है। मैं यहीं रुक रही हूँ, तुम सब जाओ। सिद्धार्थ श्री की बात सुन कहता है। ऐसे कैसे? तुम्हें अकेले छोड़कर हम कैसे चल जाए? एक काम करते हैं, श्री के साथ मैं यहाँ रुक जाता हूँ और बाकी सब घर जाओ। फिर विधान सिद्धार्थ की तरफ देखता है। तुम कैसे रुक सकते हो? तुम्हें निकालना नहीं है, कल तुम्हें एक मीटिंग अटेंड करनी है। अंकल आउट ऑफ इंडिया है तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है ना? हाँ, लेकिन वो जरूरी नहीं है, मेरे लिए मेरे दोस्त जरूरी है, सिद्धार्थ बोलता है। फिर श्री उसकी बात सुन कहती है। सिद्धार्थ यहाँ सब ठीक है, मैं रुक रही हूँ, तुम आराम से जाओ, डोंट वरी, और मीटिंग से फ्री होकर तुम हॉस्पिटल आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है। अरे लेकिन श्री तुम अकेले? सिद्धार्थ बोलता है। मैं यहाँ रुक जाऊंगा, विधान एकदम जवाब देता है। लेकिन तुम्हें भी तो कल आंटी को। सिद्धार्थ कुछ बोलने लगता है, तभी विधान उसकी बात बीच में काट देता है। वो काम कल है, आज नहीं, तुम जाओ। विधान की बात सुन सभी हामी में गर्दन हिला लेते हैं। फिर काव्या बोलती है। अगर श्री रुक सकती है तो मैं क्यों नहीं रुक सकती? क्योंकि तुम घर जा रही हो और चुपचाप जाओ, अब जिद करने की जरूरत नहीं है। श्री उसे रहती है। श्री देव और सिद्धार्थ की तरफ देखती है। तुम दोनों इसे रूम पर ड्रॉप कर देना और यहाँ की फिक्र मत करना, तुम लोग सुबह आ जाना। फिर सिद्धार्थ और देव काव्या को लेकर वहां से चले जाते हैं। श्री और विधान जिया के रूम में जाते हैं जहां श्री उसके बगल बेंच पर बैठ जाती है और विधान सामने ही एक सोफे पर जाकर बैठ जाता है। श्री एक तक जिया को देख रही थी। काव्या का फोन आने पर एक पल को तो श्री वाकई में बहुत ज्यादा डर गई थी। भले ही उसका उसके दोस्तों से खून का रिश्ता ना हो, लेकिन वो लोग उसकी जिंदगी थे, उन्हें तकलीफ हो ऐसा श्री बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। कुछ देर ऐसे ही बैठे रहने के बाद श्री को नींद की झपकियां आने लगी क्योंकि रात काफी हो गई थी और श्री लगातार भाग दौड़ कर रही थी। उसे एक पल आराम का वक्त नहीं मिला और बीती रात भी वो सो नहीं पाई थी।
श्री को ऐसे झपकियां लेते देख विधान सोफे से उठ जाता है और श्री के पास जाता है। विधान उसके पास जाकर खड़ा ही हुआ था कि श्री नींद में एक तरफ झूलने को होती है तो विधान उसे सहारा देता है और गिरने से बचाता है। एकदम से हुई हरकत पर श्री की नींद टूट जाती है और वो हड़बड़ाकर उठती है। तुम्हें नींद आ रही है, तुम वहां सोफे पर सो जाओ, विधान सोफे की तरफ इशारा करते हुए कहता है। श्री उसकी तरफ देखती है। तुम्हें रुकने की जरूरत नहीं थी, मैं हूं यहाँ, तुम खामखा परेशान हो रहे हो, श्री विधान को समझाते हुए कहती है। मैं तुम्हारे साथ रुककर परेशान नहीं हूं, और वैसे भी तुम यहाँ अकेले रुको ये थोड़ी हो सकता है। सिद्धार्थ ने कहा था कि कल तुम्हें कोई जरूरी काम है, शायद तुम्हारी माँ का, तुमने बात बीच में काट दी थी। वो कुछ नहीं, मॉम को कल जर्मनी जाना है, डेट वही है, वहाँ की कंपनी मॉम के नाम से है तो एक मीटिंग अटेंड करनी है तो उन्हें एयरपोर्ट छोड़ना था। ओह तो तुम घर चले जाते, श्री उसकी बात समझते हुए कहती है। नहीं, मैं चला जाऊंगा, तुम रेस्ट करो, सोफे पर सो जाओ। और तुम, श्री उसकी तरफ देखते हुए कहती है। श्री कमरे में चारों ओर देखती है, वहाँ एक सोफे के अलावा आराम से बैठने को बस एक बेंच थी जिस पर कोई रात भर बस सीधा बैठ सकता था। मुझे नींद नहीं आ रही, तुम रेस्ट करो, विधान ऐसा बोल सोफे की तरफ इशारा करता है। मुझे भी अब नींद नहीं आ रही, तुम भी वही बैठ जाओ, ऐसा बोल श्री सोफे पर बैठ जाती है। विधान भी उसे कुछ नहीं बोलता और जाकर उसके बगल में बैठ जाता है। तब श्री के फोन में कोई नोटिफिकेशन आता है तो श्री उसे ओपन करती है और बाद में फोन साइड में रख देती है। विधान अपने फोन में खोया हुआ था या वो जानबूझकर ऐसा कर रहा था, वरना श्री को इतने पास देख उसका दिल उछाले मार रहा था। तब विधान को अपने कंधे पर कुछ महसूस होता है तो वो उस तरफ देखता है। श्री उसके कंधे पर सर टिका सो चुकी थी। विधान एक बार श्री के सोते हुए चेहरे को देखता है, फिर वो धीरे से सोफे पर पीछे पीठ टिका लेता है ताकि श्री को कोई प्रॉब्लम ना हो। विधान बस श्री को देखे जा रहा था, तभी विधान का फोन बजता है। विधान को कॉल पर बहुत गुस्सा आ रहा था, वो नहीं चाहता था कि श्री की नींद टूटे। विधान फोन देखता है, उसके घर के नंबर से फोन था। विधान कॉल पिक कर चुपचाप कान के लगा लेता है। उधर से वाणी जी की आवाज आती है। विधान, कैसी हैं जिया, तू एकदम से गया, मुझे घबराहट हो रही थी। विधान धीरे से जवाब देता है, मॉम सब ठीक है, आप सो जाइए। ओके बेटा, तू ध्यान रखना, मेरी फ्लाइट की फिक्र मत करना, मैं चली जाऊंगी एयरपोर्ट। मॉम सब ठीक है, कल डिस्चार्ज भी कर देंगे जिया को, मैं आ जाऊंगा, आप फिक्र मत करो, अब मैं रखता हूँ। इतना बोल विधान फोन रख देता है और फोन साइलेंट पर डाल देता है। विधान फिर श्री की तरफ देखता है और अपने फोन से श्री की एक पिक्चर क्लिक कर लेता है जिसमें श्री उसकी बाजू में हाथ लपेटे खरगोश की तरह दुबकी सो रही थी। श्री भले ही होश में गुस्से से तमतमाती लगती हो पर नींद में ढेर सारी मासूमियत सुकून में थी। आज सालों बाद नींद में उसके माथे पर शिकन नहीं आई और उसे कोई बुरा सपना नहीं आया। विधान ऐसे ही रात भर बैठा श्री को देखता रहता है क्योंकि दिन में तो श्री जाने क्यों विधान से दूर भागती रहती है और विधान को उसका ऐसा करना बर्दाश्त नहीं होता। अगली सुबह विधान श्री का हाथ पकड़े ऐसे ही बैठा होता है, तभी श्री के बगल में रखा फोन बजता है। विधान को उस रूम में इस वक्त कोई भी शोर नहीं चाहिए था। उसने नस को भी बाद में आने को बोला क्योंकि जिया भी अब तक उठी नहीं थी। ना चाहते हुए भी विधान की नजरें श्री के फोन की स्क्रीन पर जाती है जहां आर्यन का नाम चमक रहा था, जिसे देख विधान को गुस्सा आ जाता है। आखिर ये लड़का सुबह सुबह श्री को क्यों फोन कर रहा है। जब दोबारा फोन बजता है तो विधान फोन उठा लेता है और चुपचाप कान के लगा लेता है। उधर आर्यन बिना सुने ही अपनी बकवास शुरू कर देता है। हेलो वृत्ति, तू कहाँ है, तू मेरा फोन नहीं उठा रही थी, तुझे याद है ना आज तू मुझे छोड़ने चलेगी, हेलो हेलो। तभी श्री थोड़ी सी हिलती है तो विधान फोन काटकर साइड में रख देता है, लेकिन उसके दिमाग में यही चल रहा था कि आर्यन ने वृत्ति को ही कहा। विधान आर्यन की बात सुन सोच में पड़ जाता है, ये इसने श्री को वृत्ति क्यों कहा। इसकी बातों से तो ऐसा लग रहा था जैसे बहुत ही खास दोस्त हो वो श्री का। क्या श्री का घर का नाम वृत्ति है, लेकिन श्री ने तो किसी को ये नाम नहीं बताया। विधान इन्हीं सोच में गुम था कि श्री की नींद खुल जाती है। कुछ देर तो वो आधी नींद में ऐसे ही बैठी होती है, लेकिन जब उसे एहसास होता है वो किसी से लिपट कर सो रही थी, वो झटके से विधान से दूर होती है। विधान उसकी इस हरकत पर चौंक कर उसकी तरफ देखता है। क्या हुआ, श्री हकलाते हुए बोलती है। काका कुछ नहीं, मैं वो बस, मुझे पता ही नहीं था मुझे नींद कब आ गई, सॉरी, तुम्हें कोई प्रॉब्लम हुई हो तो। उधर विधान तो श्री के पास रहकर फूले नहीं समा रहा था, लेकिन वो अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखकर कहता है, नहीं सॉरी की जरूरत नहीं है, वैसे तुम्हारे फोन में कोई कॉल आई थी, मैं तुम्हें उठाने वाला था तब तक कट गया। श्री उसकी बात सुन अपना फोन देखती है तो उसमें आर्यन की कॉल आई थी। श्री साइड में जाकर आर्यन को कॉल बैक करती है। हेलो आर्यन। आर्यन जो अपना सर पकड़े बैठा था वो बोलता है, वृत्ति कहाँ है तू। मैं हॉस्पिटल आई हूँ आर्यन, जिया का एक्सीडेंट हो गया था रात, वो यही सिटी हॉस्पिटल एडमिट है, श्री उसे बताती है। ओ सॉरी वृत्ति, मुझे पता नहीं था, तुम अगर फ्री ना हो तो मैं शाम को खुद चला जाऊंगा, तुम फिक्र मत करना। श्री उसकी बात सुन मुस्कुराती है। आज तुम बड़ी मेच्योर बातें कर रहे हो, डोंट वरी, तुम्हारी फ्लाइट शाम की है, मैं आ जाऊंगी तुम्हें टाइम से पिक करने, रेस्ट करो। वैसे तो जो तुमने रात मेरी बात न मानकर पी थी उस बात पर मैं तुम्हें बहुत सुनाने वाली थी, लेकिन कोई ना, इस बार माफ करती हूँ। आर्यन मुस्कुरा देता है। मेरी दोस्त बहुत अच्छी है ना, इसलिए मैं वेट करूंगा, तू आराम से आ जाना। ओके, इतना बोल श्री फोन रख देती है। उधर विधान श्री को आर्यन से ऐसे मुस्कुराते हुए बात करते सुन जल भुन रहा था। हालांकि उसे अंदाजा था कि आर्यन श्री का दोस्त है, लेकिन उसे फिर भी जलन हो रही थी क्योंकि श्री इतना खुलकर उसके सामने नहीं रहती थी जितना वो आर्यन के साथ रहती थी। मॉल में भी उसने श्री को आर्यन से ऐसे ही हंसते हुए बात करते देखा था, तब उसने गलत सोच लिया था, लेकिन कीर्ति ने जब श्री से पूछा था तो श्री ने कीर्ति को बताया था कि वो उसका दोस्त था। कीर्ति की बात सुन तब विधान को चैन आया था। कुछ देर बाद जिया को भी होश आ जाता है तो डॉक्टर उसे चेक कर फिर वहां से चले जाते हैं और कुछ देर बाद नर्स आकर उसकी ड्रेसिंग कर देती है। श्री और विधान रूम के बाहर आकर बैठ जाते हैं, तब विधान दोनों के लिए कॉफी ले आता है। मैं हॉस्पिटल आई हूँ आर्यन, जिया का एक्सीडेंट हो गया था रात, वो यही सिटी हॉस्पिटल एडमिट है, श्री उसे बताती है। ओ सॉरी वृत्ति, मुझे पता नहीं था, तुम अगर फ्री ना हो तो मैं शाम को खुद चला जाऊंगा, तुम फिक्र मत करना। श्री उसकी बात सुन मुस्कुराती है। आज तुम बड़ी मेच्योर बातें कर रहे हो, डोंट वरी, तुम्हारी फ्लाइट शाम की है, मैं आ जाऊंगी तुम्हें टाइम से पिक करने, रेस्ट करो। वैसे तो जो तुमने रात मेरी बात न मानकर पी थी उस बात पर मैं तुम्हें बहुत सुनाने वाली थी, लेकिन कोई ना, इस बार माफ करती हूँ। आर्यन मुस्कुरा देता है। मेरी दोस्त बहुत अच्छी है ना, इसलिए मैं वेट करूंगा, तू आराम से आ जाना। ओके, इतना बोल श्री फोन रख देती है। उधर विधान श्री को आर्यन से ऐसे मुस्कुराते हुए बात करते सुन जल भुन रहा था। हालांकि उसे अंदाजा था कि आर्यन श्री का दोस्त है, लेकिन उसे फिर भी जलन हो रही थी क्योंकि श्री इतना खुलकर उसके सामने नहीं रहती थी जितना वो आर्यन के साथ रहती थी। मॉल में भी उसने श्री को आर्यन से ऐसे ही हंसते हुए बात करते देखा था, तब उसने गलत सोच लिया था, लेकिन कीर्ति ने जब श्री से पूछा था तो श्री ने कीर्ति को बताया था कि वो उसका दोस्त था। कीर्ति की बात सुन तब विधान को चैन आया था। कुछ देर बाद जिया को भी होश आ जाता है तो डॉक्टर उसे चेक कर फिर वहां से चले जाते हैं और कुछ देर बाद नर्स आकर उसकी ड्रेसिंग कर देती है। श्री और विधान रूम के बाहर आकर बैठ जाते हैं, तब विधान दोनों के लिए कॉफी ले आता है। कुछ देर बाद काव्या देव के साथ हॉस्पिटल पहुंचती है, वो जाकर श्री के पास बैठ जाती है।
मैंने जिया के पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर दिया, वो आ रहे हैं, काव्या श्री से कहती है। श्री उसके हाथों पर हाथ रखती है। टेंशन मत लो, वो जल्दी ठीक हो जाएगी। मैंने सोचा था कि कल्चरल फेस्ट में बहुत फन करेंगे, लेकिन मेरी घूमने की जिद की वजह से आज जिया हॉस्पिटल में है, काव्या रोते हुए कहती है। रोना बंद कर काव्या, वो ठीक है, अब कुछ दिन रेस्ट करेगी तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। कल्चरल फेस्ट से पहले वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, श्री उसे समझाते हुए कहती है। फिर वो सब अंदर जाते हैं क्योंकि जिया उठ गई थी। जिया मुस्कुराते हुए सबको देख रही थी। काव्या भागकर जिया को गले लगा लेती है। जान निकल गई थी मेरी तुझे बेहोश देखकर। जिया उसे ऐसा रोते देख हंस देती है। पागल, ठीक हूं मैं। काव्या सुबकते हुए चुप हो जाती है। फिर जिया श्री की तरफ देखती है। श्री, काव्या मुझसे ऐसे लिप रही है मानो मैं मर ही गई थी, तुम मेरे गले नहीं लगोगी। तब देव श्री के बोलने से पहले बोलता है, जिया तुम्हें पता है ना श्री को गले लगना पसंद नहीं है। उसकी बात पर जिया काव्या दोनों हंस देती है और विधान वही खड़ा अपने दोस्तों को देख रहा था। फिर काव्या बेड से खड़ी होते हुए कहती है, मैंने अंकल आंटी को बता दिया है, वो तुझे घर ले जाने आ रहे हैं। जिया उसकी बात सुन मुंह बना लेती है। इतनी सी चोट के लिए क्यों बता दिया तूने घर पर? तुझे पता है ना मैं कल्चरल फेस्ट और डांस कंपटीशन के लिए कितनी एक्साइटेड थी। तब श्री उसे टोकते हुए कहती है, जिया कंपटीशन से ज्यादा जरूरी तुम्हारा ठीक होना है, और कल्चरल फेस्ट 2 हफ्ते बाद है, तब तक तुम घर रहोगी तो जल्दी ठीक होगी। तुम सही कह रही हो श्री। जिया कहती है, अच्छा डॉक्टर ने डिस्चार्ज के लिए बोल दिया है, और जिया के पेरेंट्स भी 2 घंटे में पहुंच जाएंगे, तब तक काव्या तुम जिया का जरूरी सामान पैक कर लाओ रूम से, देव कहता है। तब श्री कहती है, एक काम करते हैं, मैं जिया को मेरे घर ले जाती हूँ, देव तुम काव्या को पीजी ले जाओ, वहां से पैक करके मेरे घर ही आ जाना। हाँ श्री, तुम दोनों रात भर यही थे, घर जाकर फ्रेश हो जाना। विधान और तुम जिया को ले जाओ, हम थोड़ी देर में आते हैं, काव्या श्री कहती है। मैं जिया और श्री को ले जाता हूँ, तुम दोनों सीधे श्री के घर मिलना, विधान देव की तरफ देखते हुए कहता है। लेकिन मेरी गाड़ी, श्री कहती है। वो मैं ले आऊंगा श्री, मैं अभी बाइक से आया हूँ तो तुम मुझे कार की चाबी दे दो, देव कहता है। ओके, इतना बोल श्री अपनी गाड़ी की चाबी देव को दे देती है और वो जिया को सहारा देख खड़ा करती है। फिर विधान और श्री जिया को विधान की गाड़ी से श्री के घर लेकर जाते हैं। श्री अपनी सारी सीक्रेट चीजों को सीक्रेट रूम में रखती थी क्योंकि वो हमेशा हर सिचुएशन के लिए तैयार रहती थी। विधान और श्री जिया को श्री के बेड पर लेटा देते हैं। जिया ने हॉस्पिटल में ब्रेकफास्ट किया था तो श्री उसे दवाई दे देती है, जिसके असर से जिया को नींद आ जाती है। जब विधान रूम से बाहर निकल रहा था तो उसकी नजर श्री की साइड टेबल पर रखे शंख पर जाती है जो उसने श्री को दिया था, जिसे देख विधान के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। विधान एक नजर बड़े ध्यान से श्री का कमरा देखता है। श्री को उसकी तरह ही सिंपल चीजें ही पसंद थी, सिर्फ एक चीज थी जो श्री के रूम में थी, उसके बेड पर एक ब्राउन कलर का टेडी रखा हुआ था जिसे शायद श्री हक करके सोती थी। विधान फिर रूम से बाहर आ जाता है। श्री भी रूम का दरवाजा हल्का सा लगा देती है ताकि जिया को डिस्टर्ब ना हो। ओके, मैं घर चलता हूँ, विधान सीधा श्री से बोलता है, लेकिन उसका दिल कुछ देर वही रुकने को चाह रहा था। श्री उसकी बात सुन कहती है, तुम थोड़ी देर रुको, मैं कॉफी बनाकर लाती हूँ। विधान ने श्री को रोकते हुए कहा, अरे नहीं, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, कॉफी हॉस्पिटल में पी ली थी, तुम फ्रेश होकर रेस्ट करो। परेशानी की बात नहीं है, और वैसे भी मुझे पता है हॉस्पिटल में तुमने वो कॉफी नहीं पी थी, तुम 10 मिनट बैठो, मैं बस शावर लेकर आती हूँ, ब्रेकफास्ट करके जाना, तुम भी रात भर बैठे थे। श्री रूम की तरफ भागते हुए कहती है। विधान उसकी बात सुन लिविंग एरिया में सोफे पर बैठ जाता है और बड़े प्यार से श्री के घर को देखने लगा। श्री का घर छोटा था लेकिन प्यारा था, विधान को उसमें बड़ा सुकून मिल रहा था। विधान उठ जाता है और बड़े ध्यान से श्री के घर को देखने लगा। वो श्री के घर में बने दूसरे रूम की तरफ बढ़ता है। रूम में एक स्टडी टेबल रखी हुई थी जिस पर कुछ बुक्स थी, साथ में एक क्यूट सा लैंप भी रखा हुआ था। तब विधान उन बुक्स की तरफ एक नजर देखता है तो एक बुक्स के बीच एक डायरी रखी हुई थी जिसमें डायरी के बीच में कुछ रखा हुआ था जो थोड़ा बाहर निकला हुआ था। तो विधान उस डायरी को ले लेता है और उसे बीच से खोलता है तो वो कमल का फूल था जैसा विधान के पास है। हालांकि श्री का सूख चुका था लेकिन फिर भी विधान के लिए वो उतना ही प्यारा था जैसा उसके पास था। श्री की उस डायरी के पेज विधान पलटता है तो उसमें श्री ने अपने दोस्तों के साथ ली फोटो चिपका रखी थी और उन फोटोज के आगे अपने थॉट्स लिख रखे थे। उस फूल के सामने श्री ने अपनी और विधान की सेल्फी वाली पिक्चर लगा रखी थी जो उसने तालाब के वहां क्लिक की थी, जिसे देख विधान के चेहरे पर स्माइल आ गई और जाने क्यों उसे अपने दिल में गुदगुदी सी महसूस हुई। विधान फिर जल्दी से रूम से बाहर जाता है और लिविंग एरिया में सोफे पर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद श्री नहाकर एक व्हाइट टॉप और ब्लू ट्राउजर पहने बाहर आती है। उसके बाल गीले थे जिसे हेयर ड्रायर से उसने हल्का ड्राई किया था और खुला छोड़ रखा था। नहाने से उसके गाल हल्के गुलाबी हो गए थे। विधान एक नजर श्री को देखता है, फिर श्री से नजरें मिलते ही अपनी नजरें दूसरी तरफ फेर लेता है। श्री जल्दी से किचन में जाती है और कॉफी और सैंडविच बनाने लग जाती है। थोड़ी देर में वो नाश्ता सोफे के सामने रखी टेबल पर ही लगा देती है। फिर श्री कॉफी का कप विधान की तरफ बढ़ाती है तो विधान कॉफी ले लेता है। विधान एक सिप कॉफी लेता है तो जैसे उसकी थकान छू मंतर हो गई थी। श्री वाकई में काफी अच्छी कॉफी बनाती है। विधान अपनी मां वाणी जी के सिवा किसी और की बनाई कॉफी पसंद नहीं करता था, लेकिन उसे श्री के हाथ की कॉफी बहुत पसंद आई। विधान श्री से कुछ नहीं बोलता, बस चुपचाप नाश्ता कर खड़ा हो जाता है। ओके, मैं निकलता हूँ, थोड़ी देर बाद अगर जिया के मॉम डैड नहीं आएंगे तो मैं सिद्धार्थ के साथ आ जाऊंगा। विधान ऐसा बोल वहां से निकल जाता है। उसके जाने के बाद श्री बर्तन किचन में रख देती है और फिर वो जिया को देखती है जो सो रही थी। तो श्री अपने दूसरे कमरे में जाती है जहां उसकी नजर ऊपर ही रखी डायरी पर जाती है। श्री डायरी हाथ में ले उसे खोलती है। क्या उसने डायरी खोली थी? देखकर तो ऐसा ही लग रहा है, पता नहीं क्या सोचकर बैठा होगा वो फोटोज देखकर। क्या ही पुलाव न पका ले दिमाग में, मैंने तो बस इन मेमोरीज को याद रखने को रखा है। ऐसा सोच श्री उस डायरी को वहां रखी बुक्स के बीच में रख देती है और कमरे का दरवाजा बंद कर देती है। फिर वो जाकर अपना फोन लेती है और आर्यन को कॉल करती है। हेलो आर्यन, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं वृत्ति, पैकिंग कर रहा हूँ मैं। वैसे तुम्हारी दोस्त कैसी है? आर्यन पैकिंग करते हुए ही जवाब देता है। ठीक है, मेरे साथ घर ही है, अभी कुछ देर बाद उसके मॉम डैड उसे लेने आ जाएंगे, उसके बाद मैं निकलती हूँ घर से, वृत्तिका उसे जवाब देती है। ओके वृत्ति, वैसे वो तुम्हारे घर में है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? आर्यन थोड़ा सोचकर बोलता है। नहीं, मैं इस बात का पूरा ध्यान रखती हूँ, तुम फिक्र मत करो। और ये मत सोचो कि तुम यहाँ से जा रहे हो तो तुम्हें छुट्टी मिल गई है, तुम तभी मेरे अंडर में ही रखोगे, तो ज्यादा चहकने की जरूरत नहीं है, वृत्तिका उसे कहती है। ओके चीफ, आर्यन सैल्यूट करते हुए कहता है। ओके तुम पैकिंग करो, मैं निकलने से पहले कॉल कर दूंगी। इतना बोल वो फोन रख देती है। लगभग 1 घंटे बाद काव्या और देव जिया के पेरेंट्स के साथ श्री के घर पहुंचते हैं। जिया के पेरेंट्स बहुत खुश थे कि जिया के दोस्त उसके लिए इतने फिक्रमंद है और उसका इतना ध्यान रखा। तब तक जिया भी उठ जाती है तो वो सबके साथ लिविंग एरिया में बैठ जाती है। काव्या सबके लिए कॉफी बनाकर लाती है और सब कॉफी पीते हुए बातें कर रहे थे। इस बीच विधान और सिद्धार्थ भी वहां आ जाते हैं क्योंकि सिद्धार्थ जिया के घर जाने से पहले एक बार उससे मिलना चाहता था। विधान को इतने लोगों के बीच बैठना पसंद नहीं था, वो एकांत प्रिय इंसान था। अपने खुद के घर में भी उसका पूरा दिन अपने कमरे में या ऑफिस के कामों में निकल जाता था, लेकिन फिलहाल वो सबको ऐसे मुश्किल में अकेला भी नहीं छोड़ना चाहता था।
जिया के पेरेंट्स श्री से उसके परिवार के बारे में भी पूछते हैं। श्री अपने दिल पर पत्थर रख अपनी श्री आनंद वाली डिटेल उन्हें बताती है जो असल में झूठ थी। लेकिन ये बोलते वक्त उसके दिल में मानो शूल चुभ रहे थे, क्योंकि जब भी उसके परिवार का जिक्र आता था वो अंदर से टूट जाती थी और उसके जख्म हो जाते थे। कुछ देर आराम करने के बाद सब वहां से चले जाते हैं। अब श्री उस घर में एकदम अकेली थी। कुछ पल को उसे ऐसा लग रहा था मानो उसका परिवार वापस उसके साथ हो, लेकिन अगले ही पल वो ऐसे वीरान में थी। ये चुप्पी उसे अंदर ही अंदर खा रही थी। उसके सभी दोस्तों की नजर में श्री एक परफेक्ट फैमिली की बेटी थी, जिसके माँ पापा उससे हर हफ्ते मिलने आते थे और वो सबकी लाडली थी। लेकिन परफेक्ट फैमिली की लाडली बेटी होते हुए वृत्तिका बिल्कुल अकेली थी। वृत्तिका अपने कमरे में जाती है जहां वो अपने उस टैडी को हक कर बैठ जाती है। उसकी आंखें नम थी। आखिर चीफ को कोई दूसरी आइडेंटिटी नहीं मिली थी क्या यूज करने को? क्यों एक हंसते खेलते परिवार का चेहरा दिया मुझे, जिसका जिक्र होते ही मेरे दिल में सुइयां चुभती है, लेकिन फिर भी मुझे मुस्कुराना पड़ता है। ऐसा बोलते हुए वृत्तिका रोने लग जाती है। शाम के वक्त वृत्तिका गाड़ी लेकर आर्यन की होटल के लिए निकल जाती है। होटल के बाहर पहुंचकर वो आर्यन को कॉल करती है। हेलो आर्यन, मैं नीचे तुम्हारा वेट कर रही हूँ, जल्दी आओ, वृत्तिका ऑर्डर देते हुए कहती है। वृत्ति, तू ऐसे एकदम से ऑर्डर मत दिया कर यार, मेरा फ्लाइट टिकट नहीं मिल रहा, 2 मिनट वेट करा रहा हूँ। इतना बोल आर्यन फोन रख देता है। वृत्तिका कुछ पल फोन की स्क्रीन को घूरती है, फिर वो स्टीयरिंग पर हाथ रख आर्यन का वेट करने लगती है। लगभग 15 मिनट बाद आर्यन अपना बैग लेकर नीचे आता है। बैग को पीछे रख वो वृत्तिका के बगल वाली सीट पर बैठ जाता है। वृत्तिका गाड़ी स्टार्ट करते हुए उससे कहती है, तुम नहीं सुधरोगे ना, हमेशा लड़कियों की तरह टाइम लगाते हो। तुम्हें पता है 1 घंटे में तुम्हारी फ्लाइट है, फिर भी सब काम एंड वक्त पर याद आता है। मैं क्या करूं? मैं टिकट को बैग में रख भूल ही गया था और रूम में ढूंढ रहा था। 1 घंटा है ना, मुझे मेरी चीफ की ड्राइविंग स्पीड पर पूरा भरोसा है, तो मेरी फ्लाइट मिस नहीं होने दूंगी, क्योंकि जितनी जल्दी मुझे जाने की नहीं है उससे कई ज्यादा तुम्हें मुझे भेजने की है। ऐसा बोलते हुए आर्यन मुस्कुरा देता है। जैसी बकवास तुम मेरे साथ करते हो, कोई नहीं कह सकता कि मैं तुम्हारी चीफ हूँ। और हाँ, हमेशा की तरह रोने मत लग जाना जाते वक्त, क्योंकि मैं तुम्हें चुप नहीं करवाने वाली, समझे तुम? वृत्तिका उसे धमकाते हुए कहती है। मैं नहीं रोता, वो तो तुझे अकेला छोड़ने में मुझे डर लगता है, और तेरा चेहरा रोने जैसा हो जाता है तो मैं क्या करूं? आर्यन वृत्तिका की तरफ देख अपना बचाव करते हुए बोलता है। देखते हैं, वृत्तिका ऐसा बोल ड्राइविंग पर ध्यान देने लगती है। थोड़ी देर बाद वो दोनों एयरपोर्ट पहुंचते हैं। एयरपोर्ट पर वो दोनों आधे घंटे पहले पहुंच चुके थे, लेकिन अभी तक बोर्डिंग स्टार्ट नहीं हुई थी। आर्यन वृत्तिका से बातें किए जा रहा था और वृत्तिका बस हाँ हूं में जवाब दे रही थी। वृत्ति, तो यहीं रुक, मैं 2 मिनट में आता हूं। ऐसा बोल आर्यन वृत्तिका को बैग पकड़ा वहां से चला जाता है। वृत्तिका उसका इंतजार कर ही रही थी कि पीछे से कोई वृत्तिका के कंधे पर हाथ रखता है, जिसे महसूस कर वृत्तिका थोड़ी चौंक जाती है और पीछे पलटती है। एक खूबसूरत लड़की जिसकी खूबसूरती देखकर हर इंसान बोले कि यह आसमान से उतरी हुई किसी परी की तरह है, उसके साथ होता है अन्याय और वह घर छोड़कर भाग जाती है, पर अभी भी उसका दर्द कम करना भगवान को मंजूर नहीं था और फिर से एक बार बदलती है उसकी जिंदगी और उसकी शादी हो जाती है एक ऐसे माफिया से जो करता है पूरे एशिया में राज। और अब होती है उसके जिंदगी की असली शुरुआत। कैसे बेरहम माफिया देता है उसे दर्द, और फिर ऐसा क्या हो जाता है कि वह पागल हो जाता है। उसके प्यार में उसकी मासूमियत से नहीं बच पाता है उसका दिल, और वह करने लगता है उसे बेनतहा मोहब्बत, मासूमियत से भरी चांद की कहानी जो कर देती है एक डेविल माफिया को भी अपना दीवाना। इस स्टोरी को पूरा सुने, आप भी हो जाएंगे चांद के दीवाने। चैनल को सब्सक्राइब कर सर्च करें माफिया क्यूट गर्ल, माफिया क्यूट गर्ल। अच्छा वृत्ति, तू यहीं रुक, मैं 2 मिनट में आता हूँ। ऐसा बोल आर्यन वृत्तिका को बैग पकड़ा वहां से चला जाता है। वृत्तिका उसका इंतजार कर ही रही थी कि पीछे से कोई वृत्तिका के कंधे पर हाथ रखता है, जिसे महसूस कर वृत्तिका थोड़ी चौंक जाती है और पीछे पलटती है। वृत्तिका के सामने विधान की मां वाणी जी खड़ी थी। श्री, तुम यहाँ कहीं जा रही हो बेटा? वो वृत्तिका के हाथ में बैग देकर उसे कहती है। वृत्तिका अपनी हैरानी छुपाते हुए कहती है, हेलो आंटी, वो मैं मेरे एक दोस्त को छोड़ने आई हूँ। ओह अच्छा, मुझे लगा तुम कहीं जा रही हो। वैसे कहाँ है तुम्हारा दोस्त? वाणी जी वृत्तिका के आगे पीछे देखते हुए कहती है। वो यही गया हुआ है, अभी आ जाएगा। आप यहाँ कैसे? वृत्तिका उनसे पूछती है। हालांकि उसे पता था, क्योंकि हॉस्पिटल में विधान ने उसे इस बारे में बताया था, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि उसकी मुलाकात उनसे ऐसे हो जाएगी। वो मुझे आउट ऑफ इंडिया जाना है, तो मेरी मुंबई की फ्लाइट है, वाणी जी मुस्कुराते हुए जवाब देती है। वैसे तुम पार्टी वाली रात अचानक चली गई थी, हमें कीर्ति ने बताया, वाणी जी कुछ याद कर कहती है। वो आंटी कुछ काम आ गया था, इसीलिए मैंने कीर्ति को बता दिया था इस बारे में, वृत्तिका कहती है। कोई बात नहीं बेटा, लेकिन घर जरूर आना, हमें बहुत अच्छा लगेगा अगर तुम आओगी तो। वैसे तो मैं कीर्ति को कह दूंगी तुम्हें लाने को, आखिर उसकी जिद के आगे तो अच्छे अच्छे घुटने टेक देते हैं, वाणी जी मुस्कुराते हुए कहती है। हाँ ये तो है, कीर्ति सच में बहुत जिद्दी है, वृत्तिका मुस्कुराते हुए कहती है। लेकिन तुम घर जरूर आना बेटा, हम इंतजार करेंगे। सबको तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, तुमसे मिलकर लगा मानो तुम्हें सब पहले से जानते हैं, वाणी जी मुस्कुराते हुए कहती है। ओके आंटी, वृत्तिका ने इससे ज्यादा कुछ नहीं कहा। घर पर सब कैसे है बेटा? वाणी जी बड़े प्यार से उससे पूछ रही थी। उनकी बातों से वृत्तिका को अपनेपन का एहसास होता है, लेकिन फैमिली की बात सुन उसका दिल एक बार और दुखता है। सब ठीक है आंटी, आप यहाँ अकेले आए हो? वृत्तिका उनसे पूछती है, क्योंकि उसे वाणी जी के साथ कोई दिखाई नहीं दे रहा था। नहीं बेटा, विधान आया है मेरे साथ, वो मुझे अकेले जाने ही नहीं देता है, बहुत प्यार करता है वो अपने अजीज लोगों से, अगर एक बार उसे किसी से लगाव हो गया तो बस उसका साथ वो कभी नहीं छोड़ता, वाणी जी मुस्कुराकर श्री को बता रही थी। वृत्तिका को उनकी बातें सुन एहसास होता है कि सच में जब से विधान ने उससे अपनी फीलिंग्स जाहिर की है, तब से लेकर अब तक भले ही उसने दोबारा उसका जिक्र नहीं किया, लेकिन वो वृत्तिका का हर तरह से ख्याल रखता है, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो वो सबसे आगे रहता है। विधान ने उससे अपने प्यार का इजहार करना भले ही छोड़ दिया हो, लेकिन वो वृत्तिका से प्यार करना नहीं छोड़ता, और ये बात कहीं न कहीं वृत्तिका के दिल को भी छू गई थी। वैसे आंटी विधान का अपना इतना बड़ा बिजनेस प्लेटफॉर्म है, फिर भी वो कॉलेज कहीं न कहीं ये उसके साथ जाती नहीं है, श्री वाणी जी से बोलती है। शुरू में मुझे भी यही लगा था बेटा, लेकिन अब मैं विधान के डेट और पापा जी के इस फैसले पर बहुत खुश हूँ, क्योंकि तुम्हारे जैसे दोस्तों की वजह से विधान मुस्कुराना सीख गया। उसे सोशल सर्कल में रहना बचपन से पसंद नहीं था, इसीलिए फॉरेन में पढ़ते वक्त भी वो बस अपने काम पर फोकस करता था, इसीलिए पापा जी ने उसे यहाँ कीर्ति के कॉलेज जाने का फैसला सुनाया। विधान अपने दादाजी से सबसे ज्यादा प्यार करता है, इसीलिए उनकी बात हो नहीं टालता, लेकिन अच्छा ही हुआ ना, वरना उसे तुम जैसी प्यारी दोस्त कहाँ मिलती, वाणी जी श्री के गाल पर प्यार से हाथ रख कहती है। तब वाणी जी की एक कॉल आती है तो वो साइड के चली जाती है, फिर वृत्तिका जैसे ही पीछे मुड़ती है तो उसकी नजर सामने से आ रहे विधान पर पड़ती है। विधान श्री को वहां देखता है तो वो उसकी तरफ कदम बढ़ा देता है। विधान उसके थोड़ा करीब पहुंचता है, तभी दूसरी ओर से आर्यन को लगभग उतनी ही दूरी पर था, वृत्तिका का उस पर ध्यान नहीं रहता, इसीलिए वो दूर से ही बोलता है, वृत्ति। वृत्तिका एक झटके में वो आवाज सुन उस ओर देखती है, वही विधान भी उस तरफ देखता है जिधर से आवाज आ रही थी।
वृत्तिका कभी विधान को तो कभी आर्यन को गुस्से से देखती है क्योंकि वो विधान के चेहरे की हैरानी साफ देख पा रही थी। वही विधान जो अब तक तो वृत्तिका के उस नाम को नॉर्मल निकनेम समझ रहा था, लेकिन वृत्तिका के चेहरे की घबराहट उसके मन में शक पैदा कर रही थी। आर्यन वृत्तिका के गुस्से को नोटिस कर लेता है, वो वृत्तिका के पास आता है, वो फिर कुछ गड़बड़ करे उससे पहले वृत्तिका जल्दी से बोलती है, आर्यन ये विधान है। आर्यन विधान की तरफ देखता है तो उसे अपनी गलती का एहसास होता है, उसे समझ आ गया कि वृत्तिका उससे गुस्सा क्यों है। आर्यन विधान की तरफ मुस्कुराते हुए हाथ बढ़ाता है, विधान उससे हाथ मिला लेता है। आर्यन गौर से विधान को देखता है, विधान सच में काफी हैंडसम था, उसे तो अपनी गुस्सैल वृत्ति के लिए विधान एकदम परफेक्ट लगा। आर्यन विधान से मिलना चाहता था क्योंकि उसे भी देखना था कि आखिर ऐसा कौन है जो उसकी खड़ूस दोस्त कम चीफ का दीवाना हो गया। आर्यन मुस्कुराते हुए कहता है, तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई मुझे। श्री ने मुझे तुम्हारे बारे में बहुत बताया है, ये अक्सर तुम्हारी बातें करती रहती है। आर्यन की ये बात सुन वृत्तिका को खांसी आ गई। विधान सोच में पड़ गया कि अगर उसका निक नेम वृत्ति भी था तो वो उसके सामने श्री क्यों कह रहा था, लेकिन विधान चुप रहता है। अच्छा आर्यन, तुम्हारी फ्लाइट का टाइम हो गया है, चलो। ऐसा बोलते हुए वृत्तिका उसे खींचते हुए दूसरी तरफ ले गई। साइड में जाकर वो आर्यन को एक मुक्का मारती है, तुम्हारा दिमाग खराब है, इस तरह चिल्ला का मेरा नाम लेने की क्या जरूरत थी। अगर विधान को शक हो गया तो तुझे पता है ना आर्यन, यहाँ मैं सबके बीच सिर्फ श्री आनंद हूँ। वृत्तिका गुस्से में बोलती है, यार वृत्ति, मुझे थोड़ी पता था तेरा दोस्त कम लवा वहाँ होगा, और वैसे भी नाम से क्या होता है उसे कुछ पता नहीं चलेगा। आर्यन अपनी गलती छुपाते हुए कहता है, आर्यन तुम अपनी किसी भी गलती को सीरियस क्यों नहीं लेते। विधान कोई मामूली स्टूडेंट नहीं है, वो एक बड़ा बिजनेसमैन है, इंटरनेशनल डील्स क्रैक करता है, छोटी सी भी गलती उससे नहीं छुपती है। वृत्तिका कहती है, वृत्ति, उसे ये पता चल भी गया कि तू श्री आनंद नहीं है, फिर भी तेरी असली पहचान उसे पता नहीं चलेगी क्योंकि तेरी आइडेंटिटी फिलहाल सीक्रेट है। वो तेरी फोटो से तेरी डिटेल्स नहीं निकलवा सकता क्योंकि उसे तेरा असली नाम नहीं पता, और मैंने भी तो तेरा असली नाम नहीं लिया ना यार, टेंशन मत ले। आर्यन वृत्तिका को समझाते हुए कहता है। आर्यन ये बातें अपने दिल को तसल्ली देने के लिए ठीक है, लेकिन अगर उसे पता चल गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। वृत्तिका उससे कहती है, क्यों वृत्ति, क्या वो किसी को बता देगा। आर्यन वृत्तिका से सवाल करता है। नहीं आर्यन, वो ऐसा नहीं है, उसके तो खुद के दादाजी मुझे इस मिशन में सपोर्ट करते हैं। वृत्तिका उसे बताती है। तो वृत्ति तू टेंशन मत ले, वो तेरी सच्चाई जान भी गया तो भी वो किसी को नहीं बताएगा, डोंट वरी, आर्यन उसे कहता है। फिलहाल वृत्तिका को आर्यन पर गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन आर्यन जा रहा था इसलिए वो उसे कुछ नहीं कह रही थी। वही विधान दूर से उन्हें लड़ते हुए साफ देख रहा था। तब तक वाणी जी उसके पास आ जाती है। वेद कहाँ गए थे बेटा, अभी मैं श्री से मिली थी। विधान उनकी तरफ देखता है, हाँ मॉम, मैं मिल लिया, आपकी फ्लाइट का टाइम हो रहा है ना, चलिए। इतना बोल विधान वाणी जी को बोर्डिंग की तरफ ले जाता है। उधर जैसे ही बोर्डिंग का टाइम होता है आर्यन सुबकने लग जाता है। वृत्ति, मेरा मन नहीं कर रहा मेरी इतनी अच्छी दोस्त को छोड़कर जाने का, तू मुझे रोक नहीं सकती क्या। वो वृत्तिका से गले मिलने बढ़ता है, लेकिन वृत्तिका उसे इशारा दिखा रोक देती है। तुझे पता है ना आर्यन, मुझे गले से लिपटने वाले लोग बिल्कुल नहीं पसंद। आर्यन अपना सा मुंह बनाकर रह जाता है, तब वृत्तिका मुस्कुराते हुए उसे गले लगा लेती है। चल तेरी खुशी के लिए एक हक तो कर ही सकती हूँ, लेकिन लास्ट है, इसके बाद चिपकने मत लग जाना। आर्यन के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और विधान दूर खड़ा जल भून रहा था। उसकी मुट्ठियां कस गई श्री को किसी से गले मिलते देख। इसे तो गले मिलना पसंद नहीं था ना, अब देखो कैसे उसके चिपक रही है। पहले तो ये नाम का कंफ्यूजन दूर करना होगा, ना जाने क्यों मुझे श्री के चेहरे के भाव अजीब लग रहे हैं। वैसे भी जब से वो कॉलेज आए है अजीब ही बिहेव कर रही थी। विधान एक साइड में जाकर अपने सेक्रेटरी राजन को फोन करता है। राजन ऑफिस में अपने गुस्सैल बॉस की कॉल देख हड़बड़ा जाता है। कहीं बॉस वापस तो नहीं आ रहे। ओह गॉड, क्या धीरज सर की कॉलेज भेजने की पनिशमेंट खत्म तो नहीं हो गई। अगर ऐसा है तो इस ऑफिस के एम्प्लॉय के तो ग्रहण वापस से शुरू हो गए। ऐसा सोचते हुए वो फोन उठा लेता है। यस बॉस। विधान एक छोटी सी लाइन में ऑर्डर दे देता है। श्रीयाद, इस नाम से जुड़ी लड़की की सारी डिटेल्स फोटो के साथ मुझे 2 घंटे में चाहिए। मॉम डैड बाहर रहते हैं, डेट बैंकर है। ओके बॉस, हो जाएगा। राजन जल्दी से हाँ में सर हिलाते हुए कहता है, फिर फोन कट जाता है। राजन फोन को घूरते हुए कहता है, ये क्या था, ऐसे लगा जैसे टाइफून मुझे छू कर निकला हो। जल्दी से डिटेल्स निकालनी होगी वरना शाम के डिनर में बॉस मेरा खून पिएंगे। धीरज सर ने भी पता नहीं कैसे सोच लिया कि कॉलेज जाने से इनका गुस्सा कम होगा। ऐसे लग रहा है जैसे कॉलेज में ज्वालामुखी सो रहा है, ऑफिस पहुंचते ही फट पड़ेगा। ऐसा सोच राजन दौड़ते हुए वहां से चला जाता है। उधर वृत्तिका आर्यन को छोड़कर वापस घर आती है। घर आकर वो सोफे पर सर टिकाकर आंखें बंद कर लेती है। क्या सच में विधान मुझसे उतना ही प्यार करता है जितना अपनी फैमिली से करता है। उसकी मॉम की बातों से तो ऐसा ही लग रहा था कि अगर विधान ने मुझसे प्यार किया है तो वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, चाहे मैं खुद उसे दूर जाने की कोशिश कर लूं। लेकिन ऐसा थोड़ी होता है। अब तो उसने अपने प्यार को जाहिर करना भी छोड़ दिया, लेकिन शायद प्यार करना नहीं छोड़ा। हॉस्पिटल में भी तो वो मेरे और जिया के लिए पूरी रात वहां रुका था, जो तो उसके रुकने की जरूरत भी नहीं थी। वृत्तिका इन्हीं ख्यालों में गुम थी। तब वृत्तिका को एयरपोर्ट वाला सीन याद आ जाता है। क्या सच में विधान को मुझ पर शक हो गया, लेकिन एक नाम से कैसे। पर आर्यन ने भी वृत्ति बोलने के बाद उसके सामने श्री बोलकर गलती कर दी, इससे विधान का शक ज्यादा हो सकता है। आर्यन समझता क्यों नहीं है। प्रॉब्लम यह नहीं है कि विधान को मेरी सच्चाई पता चल जाएगी या वो किसी को बता देगा। प्रॉब्लम यह है कि अगर उसे सच्चाई पता चल जाएगी तो वो वहां भी मेरे आगे खड़ा होगा और मैं उसकी लाइफ रिस्क में नहीं डाल सकती। इसीलिए तो उससे प्यार होते हुए भी मैं अपनी हर फीलिंग्स को अंदर ही अंदर मार रही हूं ताकि मेरा कोई अपना अब मुझसे दूर ना हो। विधान को मैं अच्छे से जानती हूं, मेरे छोटी सी चोट पर वो तमतमा जाता है। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखे हैं मैंने। जब उसे पता चलेगा मैं यहाँ टेररिस्ट के बीच कूदने आया हूँ, वो पक्का अपनी जान रिस्क में डालेगा और यही मैं नहीं चाहती। जो होगा बाद में देखूंगी। कुछ भी हो जाए, मिशन पूरा होने से पहले तो मैं विधान को सच्चाई पता नहीं लगने दूंगी। फिर वो अपने ख्यालों को झटक देती है और बेड पर जाकर उल्टी लेट जाती है। लगभग 6 बजे वृत्तिका के घर की डोरबेल बजती है। वृत्तिका इस वक्त सो रही थी तो वो चौंक कर उठती है। मेरे घर पर कौन आ सकता है, ऐसा सोचते हुए वृत्तिका अपने फोन में सीसीटीवी फुटेज देखती है तो उसे दरवाजे पर विधान खड़ा दिखाई देता है। वृत्तिका उसे देख एक पल चौंक जाती है, लेकिन वो खुद को नॉर्मल कर खड़ी होती है और जाकर दरवाजा खोलती है। विधान अंदर आता है तो वृत्तिका दरवाजा बंद कर देती है। तुम यहाँ? वृत्तिका उससे पूछती है। बस यहाँ से निकल रहा था तो मैं आ गया। वैसे तुम्हारे दोस्त से मिलकर बहुत अच्छा लगा मुझे आज, विधान बात घुमाते हुए कहता है। वृत्तिका उसकी बात सुन थोड़ी घबरा जाती है, इसीलिए वो बात बदलने के लिए कहती है, कॉफी पियोगे? ओके, वैसे आज मॉम नहीं है और मैं उनके हाथ की कॉफी पसंद करता हूँ। तुम्हारी बनाई कॉफी बिल्कुल वैसी ही है, विधान मुस्कुराते हुए कहता है। उसकी बात सुन वृत्तिका किचन की तरफ बढ़ जाती है। वृत्तिका के जाते ही विधान अपने फोन में एक लड़की की फोटो देखता है जिसे देख उसके चेहरे के भाव बदल जाते हैं। श्रीयाद, तुम आखिर कौन हो? कितनी अच्छी पहचान चुनी है तुमने। लेकिन क्यों? ये सिर्फ तुम्हारे मुंह से सुनूंगा मैं। लेकिन क्यों? ये सिर्फ तुम्हारे मुंह से सुनूंगा मैं। कुछ देर बाद वृत्तिका कॉफी लेकर बाहर आती है तो विधान कॉफी का कप लेकर आराम से पीने लगता है। वही वृत्तिका के दिमाग के घोड़े दौड़ लगा रहे थे। ये इतनी शाम को यहाँ आया है, जरूर कोई बात है, वरना ऐसे तो ये नहीं आता।
वो विधान के चेहरे की तरफ देखती है जिसमें अजीब सी शांति छाई हुई थी, जबकि वृत्तिका को वो तूफान से पहले की शांति नजर आ रही थी। जब वो विधान को देख रही थी तो विधान एक नजर उसे देख वापस अपनी कॉफी पर ध्यान देकर कहता है, मुझे पता है मैं हैंडसम हूं, लेकिन मुझे इस तरह घूरना बंद करो। उसकी बात सुन वृत्तिका झेप जाती है। जब वृत्तिका कॉफी पीने में बिजी थी, विधान अपने फोन से एक फैमिली फोटो निकाल वृत्तिका के सामने करता है। तुम जानती हो ये कौन है? वृत्तिका फोटो देखती है और फिर कॉफी पीते हुए ही कहती है, नहीं, मैं इन्हें नहीं जानती। तब विधान बिना भाव के कहता है, कमाल है, जिसकी आइडेंटिटी यूज कर रही हो उसे ही नहीं जानती। उसकी बात कानों में पड़ते ही वृत्तिका के मुंह से कॉफी बाहर आ जाती है और उसे जोर जोर से खांसी चलने लगती है। वो बस सोच रही थी, इसे श्री आनंद की रियल आइडेंटिटी कैसे मिली? वो तो आर्मी सिक्योरिटी सिस्टम में लॉक थी। मैं तो भूल ही गई, इसके तो दादाजी आर्मी के हेड है, शायद इसने उनके सोर्सेज से पता लगवाया होगा। बस इसे मेरी आइडेंटिटी न मिल जाए। विधान उसकी पीठ थपथपाता है तो वृत्तिका जल्दी से उठकर बाथरूम में जाती है और अपना मुंह धोती है। वो जैसे ही अपना मुंह टॉवल से साफ कर पीछे मुड़ती है, उसके ठीक पीछे विधान खड़ा हुआ था। उसे देख वृत्तिका थोड़ी घबरा जाती है और अगले ही पल खुद को नॉर्मल कर कहती है, तुम यहाँ क्यों आए? और तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? आई थिंक कल तुम्हें नींद अच्छे से नहीं आई, इसीलिए तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा है। घर जाकर आराम करो। विधान वृत्तिका की बात सुन आगे कदम बढ़ाता है तो वृत्तिका अपने कदम खुद ब खुद पीछे लेने लगती है। पीछे खिसकते हुए वृत्तिका बाथरूम की दीवार से टकरा जाती है। तब विधान उसके साइड में अपना एक हाथ रखता है। गलती से उसका हाथ शावर के बटन पर चला जाता है, जिससे शावर ऑन हो जाता है और उन दोनों के ऊपर पानी गिरने लगता है। वृत्तिका जैसे ही शावर बंद करने को दूसरा हाथ उठाती है, विधान उसका हाथ पकड़ दीवार से प्रेस कर देता है, जिससे वो हिल भी नहीं पा रही थी। वैसे वृत्तिका चाहती तो एक पल में विधान को हराकर वहां से निकल सकती थी, लेकिन वो विधान को चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी और उसे ये भी नहीं पता था कि विधान को उसकी कितनी सच्चाई पता है, इसीलिए वो अपने आप को शांत रखती है। तुम क्या कर रहे हो? वृत्तिका हकलाते हुए कहती है, लेकिन विधान को तो जैसे उसकी आवाज ही नहीं आ रही थी, उसे तो बस वृत्तिका के फड़फड़ाते होंठ दिखाई दे रहे थे। कौन हो तुम? विधान वृत्तिका के कान के पास चेहरा लाकर धीरे से कहता है। मैं श्री, वृत्तिका कहती है। और रियली श्री? झूठ बोलना बंद करो, मुझे पता है तुम श्री तो नहीं हो, लेकिन ये नहीं पता कि तुम कौन हो, इसीलिए जितना पूछा है उतना जवाब दो। विधान अब थोड़ा सख्त लहजे में कहता है। मैं कोई झूठ नहीं बोल रही। वृत्तिका अभी सफाई देने को कोशिश करती है। अच्छा, तो जब मैंने तुम्हें उस फोटो के बारे में बताया तो तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? विधान धीरे से कहता है। विधान की करीबी वृत्तिका को बेचैन कर रही थी। वो उसकी पकड़ से छुटने के लिए अपने हाथ हिलाने की कोशिश करती है। तुम छोड़ो मुझे, पहले मुझसे दूर रहकर बात करो, वृत्तिका उसे कहती है। वृत्तिका की बात सुनकर विधान को एहसास होता है कि वो उसके कुछ ज्यादा ही करीब खड़ा है और पानी गिरने की वजह से वृत्तिका की स्किन हल्की गुलाबी हो गई थी, जिससे वो काफी अट्रैक्टिव लग रही थी। लेकिन विधान ने उसके चेहरे पर से अपना ध्यान हटाया और फिर उसके हाथों को छोड़ दिया। हाथ छुटते ही वृत्तिका ने बाथरूम से बाहर भाग गई। वो अब ठंडे पानी की वजह से हल्की कांप रही थी, लेकिन उसे विधान के सवाल ज्यादा डरा रहे थे। अब तक विधान भी बाहर आ चुका था, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा साफ नजर आ रहा था, क्योंकि वृत्तिका उसके किसी सवाल का जवाब देने को तैयार नहीं थी। तुम मेरे सवालों से भाग क्यों रही हो? मुझे पता है तुम श्री आनंद तो नहीं हो, लेकिन तुम हो कौन? तुम जानती हो मेरे लिए किसी की भी डिटेल्स निकलवाना बाएं हाथ का खेल है, इसीलिए चुपचाप मुझे बताओ। वृत्तिका उसकी बात सुन उसकी तरफ देखती है। उसकी आंखों में भी विधान की तरह ही गुस्सा साफ नजर आ रहा था। दोनों ही इस वक्त जलती मशाल की तरह नजर आ रहे थे, मानो एक दूसरे को खा जाएंगे। वृत्तिका उसकी नजरों से ध्यान हटा दूसरी तरफ मुड़ जाती है। तुम यहाँ से जा सकते हो, मैं तुम्हारी किसी भी बात का जवाब देना जरूरी नहीं समझती, और वैसे भी अगर तुम इतने ही ब्रिलियंट हो तो खुद पता कर लो, मुझसे सवाल जवाब करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। उसकी बात सुन विधान गुस्से में वृत्तिका की बाजू पकड़ उसे अपनी तरफ घुमाता है। काफी अफसोस हो रहा है मुझे इस पूरी दुनिया में, अगर मुझे किसी से प्यार हुआ तो वो भी एक झूठ से, लेकिन तुम्हारे झूठ में मैं और नहीं आऊंगा। अब तुम देखना विधान सिंह आहूजा क्या है। तुम इतने वक्त से मुझे इग्नोर कर रही थी ना, अब मैं दिखाऊंगा इग्नोर क्या होता है। और रही बात तुम्हारी आइडेंटिटी की, तो वो मैं यूं पता करके बताऊंगा। इतना बोल विधान एक झटके में वृत्तिका की बाजू छोड़ देता है और गुस्से में वहां से निकल जाता है। उसके जाते ही वृत्तिका धड़ाम से दरवाजा बंद कर देती है और दरवाजे के सट कर बैठ जाती है। विधान के जाते ही उसकी आंखों से आंसू बाढ़ की तरह बह जाते हैं। आज उसने कहीं न कहीं विधान की आंखों के एक कोने में अपने लिए नफरत की झलक देखी थी, जो उसके दिल को कचोट रही थी। वृत्तिका अपने चेहरे पर हाथ रख लेती है। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है जो मेरी जिंदगी के सभी खास लोग मुझसे दूर चले जाते हैं? विधान से मैं प्यार करती हूँ, उसकी आंखों में अपने लिए नफरत कैसे बर्दाश्त करूं मैं? ये मुझसे नहीं हो पा रहा है। मैं क्या करूं? उसे सच भी मैं पता नहीं लगने दे सकती, क्योंकि वो प्यार में एकदम पागल है, अपनी जान की परवाह भी नहीं करेगा। और मैं अपने प्यार को उन दरिंदों के बीच खड़ा नहीं कर सकती। जो भी हो मैं उसे सच्चाई पता नहीं लगने दूंगी। जैसे ही मेरा काम होगा मैं यहाँ से चली जाऊंगी। बस अब वो नाटक मुझसे नहीं होता है। उधर एक अंधेरे कमरे में एक शख्स शहंशाह की तरह बैठा हुआ था। उसके आगे पीछे उसके नकाबपोशी लोग खड़े हुए थे। तब एक नकाबपोशी डरते हुए पूछता है, बॉस, उस फौजी के चक्कर में हमारे 4 आदमी मारे गए हैं। यही चलता रहा तो अपने प्लान को अंजाम देने से पहले ही। तब दूसरा नकाबपोशी डरते हुए कहता है, हाँ बॉस, अब और कितना वक्त लगेगा? हम यहाँ से काम खत्म कर कब निकलेंगे? उसकी बात सुन वो शख्स झटके में खड़ा हो जाता है और उसकी रौबदार आवाज उस जगह में गूंजती है। इंतजार का वक्त अब खत्म हो चुका है। अब प्लान को अंजाम देने का वक्त आ गया है। उस फौजी का पता लगाने में हम और वक्त बर्बाद नहीं करेंगे। अब 2 हफ्तों बाद होने वाले फंक्शन में ही हम अपने काम को अंजाम देंगे। जिस वक्त पूरा कॉलेज डिस्को में झूम रहा होगा, उन्हें अंदाजा भी नहीं होगा कि उनके सर के ऊपर मौत अपना तांडव दिखाएगी और फिर नाचेंगे हम। तब वो फौजी खुद ब खुद हमारे सामने होगा और हम उसे खत्म करने से पहले एक बार नहीं सोचेंगे। इतना बोल वो वहां से बाहर आ जाता है और उसके पीछे सारे नकाबपोशी उसकी बात सुन खुश हो जाते हैं कि आखिर उनका इंतजार खत्म हो रहा है। अगली सुबह वृत्तिका कॉलेज के लिए तैयार होती है। उसके दिमाग में अभी विधान की बातें घूम रही थी। मैं क्या करूं? बस एक बार कैसे भी मेरा काम खत्म हो जाए, फिर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उसे सच्चाई पता चले या नहीं, लेकिन तब तक सच्चाई उसके सामने नहीं आनी चाहिए। क्या मैं अभय सर से बात करूं? नहीं, उनसे बात की और उन्होंने विधान को कुछ बोला तो उसे यूं ही सब समझ आ जाएगा। विधान कोई बेवकूफ तो नहीं है। फिलहाल ये सब सोचना छोड़ती हूँ। वैसे भी मेरे पास अब ज्यादा वक्त नहीं होगा। अब बस आर्या पार की लड़ाई होगी, जिसमें मुझे किसी भी कीमत में जीतना होगा। फिर वृत्तिका कॉलेज के लिए निकल जाती है। आज कॉलेज में उसे काफी चहल पहल दिखाई दे रही थी। वो अपनी क्लास की तरफ बढ़ती है कि उसके सामने प्रोफेसर नीति आ जाती है। श्री, कैसी हो तुम? श्री मुस्कुराते हुए उन्हें देखती है। मैं ठीक हूँ प्रोफेसर। वैसे श्री, तुमने डांस कंपटीशन के पार्टनर्स ने नाम देखे, नोटिस बोर्ड पर लिस्ट लगा दी गई है। लिस्ट तो कल ही लगा दी थी, प्रोफेसर नीति बोलती है। वो प्रोफेसर, मेरी दोस्त का एक्सीडेंट हो गया था कल, तो उसे हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ा। इस वजह से मेरे सभी दोस्तों को कल छुट्टी लेनी पड़ी, इसलिए पार्टनर्स की लिस्ट का मुझे पता नहीं था। मैं अब देखूंगी। अभी मैं क्लास जा रही थी, क्लास स्टार्ट होने वाली होगी, श्री बोलती है।
डोंट वरी श्री, कल्चरल फेस्ट कॉलेज का सबसे बड़ा फंक्शन है तो अब सब उसकी तैयारियों में ही बिजी है। बाकी सारे स्टूडेंट्स अब अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हैं तो 2 हफ्ते तक क्लासेज नहीं होने वाली, इसीलिए रिलैक्स होकर तुम भी अपनी डांस प्रैक्टिस पर फोकस करो। श्री उनकी बात सुन अपने चेहरे पर थोड़ी खुशी लाती है। ओके प्रोफेसर, थैंक यू। फिर प्रोफेसर नीति वहां से चली जाती है और क्लासरूम से काव्या बाहर आती है क्योंकि उसने गेट पर श्री को प्रोफेसर नीति से बात करते देखा था। क्या हुआ श्री? प्रोफेसर नीति क्या बोल रही थी? काव्या श्री से पूछती है। कुछ नहीं, वो बता रही थी कि 2 हफ्ते क्लासेज नहीं होने वाली, मैं खामखा आज कॉलेज आई। श्री थोड़ा मायूस होकर कहती है। अरे खामखा क्यों? एक खूबसूरत लड़की जिसकी खूबसूरती देखकर हर इंसान बोले कि यह आसमान से उतरी हुई किसी परी की तरह है, उसके साथ होता है अन्याय और वह घर छोड़कर भाग जाती है, पर अभी भी उसका दर्द कम करना भगवान को मंजूर नहीं था और फिर से एक बार बदलती है उसकी जिंदगी और उसकी शादी हो जाती है एक ऐसे माफिया से जो करता है पूरे एशिया में राज। और अब होती है उसके जिंदगी की असली शुरुआत। कैसे बेरहम माफिया देता है उसे दर्द और फिर ऐसा क्या हो जाता है कि वह पागल हो जाता है उसके प्यार में, उसकी मासूमियत से नहीं बच पाता है उसका दिल और वह करने लगता है उसे बेनतहा मोहब्बत, मासूमियत से भरी चांद की कहानी जो कर देती है एक डेविल माफिया को भी अपना दीवाना। इस स्टोरी को पूरा सुने, आप भी हो जाएंगे चांद के दीवाने। चैनल को सब्सक्राइब कर सर्च करें माफिया क्यूट गर्ल, माफिया क्यूट गर्ल। डांस प्रैक्टिस नहीं करनी क्या? हाँ, डांस प्रैक्टिस करने से याद आया, अपने डांस पार्टनर्स के नाम तो देखे ही नहीं, चल देखते हैं। इतना बोल काव्या उसका हाथ पकड़ उसे नोटिस बोर्ड की तरफ ले जाती है। फिर काव्या श्री का हाथ छोड़कर बोर्ड पर देखने लग जाती है। श्री भी खड़े खड़े बोर्ड पर नजर घुमाती है जहां उसे जिया का नाम दिखाई देता है। जिया का डांस पार्टनर सिद्धार्थ था। फिर वो काव्या का डांस पार्टनर देखती है जो देव था। श्री के समझ आता है कि क्लासरूम वाइसी इस बार पार्टनर्स डिसाइड किए गए हैं। उसे अपना और विधान का नाम नजर नहीं आ रहा था। अब श्री को थोड़ा डर लग रहा था। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे उसका पार्टनर मत बनाना गॉड। श्री ऐसा सोचते हुए अपनी दोनों हाथों की अंगुलियों को क्रॉस कर मन ही मन भगवान का नाम जपने लग जाती है।